बाजी के रुखसती वाले दिन जब हम दुल्हा के घर पहुंचे तो सबसे पहले जो लड़का इस्तकबाल को आया वो दुल्हे का छोटा भाई कासम था। सांवला सलोना, छोटी छोटी आंखें जिनमें जहानत की चमक थी। बाजी को कमरे में पहुंचाकर मैं बाहर आ गई क्योंकि दुल्हन के कमरे में औरतों का रश था। मेरा दम घुटने लगा। मैं बरामदे में खड़ी हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। तभी कासम वहां आ गया और मुझे एक ठंडी बोतल देकर कहा, ये पी लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उस वक़्त अंदाज़ा हुआ कि उसकी नज़रें मेरा तक़ब्ब कर रही थी। जितनी देर मैं वहाँ रही वो किसी न किसी बहाने चक्कर लगा रहा था। मैंने सोचा ये लड़कों की पुरानी आदत है और शादी पर बड़े ही इनको माफ़ कर दिया करते हैं। शादी के बाद बाजी अक्सर दुल्हा के साथ आ जाती। हम बहुत कम उनके घर जाते थे। मुझे दोबारा वहाँ जाने का मौका ही ना मिला। वक़्त गुजरते देर नहीं लगती, साल पलक झपकते बीत गया। जिन दिनों बाद चाची के यहाँ पहले बच्चे की आमद थी, उन्होंने अम्मी को बुलवाया भेजा और मुझे भी साथ ले गई। तय हुआ कि बाजी हस्पताल जाएंगी क्योंकि उनके घर में हस्पताल नज़दीक था। लिहाजा बाद में मायके आने की बजाय उन्होंने अपने घर जाने को तरजीह दी। इन दिनों मेरे बीए के फाइनल पर्चे हो चुके थे। कॉलेज से मैं फ्री हो चुकी थी। अम्मी 2-4 दिन बाजी के पास रहकर आ गई और मुझे कहा कि फ़ोन करके बहन की खैरियत मालूम कर लो। मैंने फ़ोन मिलाया तो कासम ने फ़ोन उठाया। जो बात कहती तो जवाब मिलता। क्या कहा? ज़ोर से बोलो, ऊंचा सुनता हूँ। दरअसल वो मेरी आवाज़ पहचान चुका था। मैंने फ़ोन रख दिया। पता नहीं लड़के इस तरह का मजाक क्यों लड़कियों से करते हैं। वो बहरा ना था, मुझे सताने को वो बहरा बन जाता। सो मैंने उस मामले की कोई अहमियत ना दी। अपने ख्याल के मुताबिक मैं गलती की उम्र से निकल आई थी। किसी हद तक खुद से नाज भी थी। जब किसी लड़की की मतल्लक सुनती कि किसी लड़के के इश्क में ख्वार हो गई तो गुस्सा आता कि ये लड़की का कसूर है। मैं भी तो हूँ, किसी की क्या मजाल कि मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ऐसी लड़कियों का खूब मजाक उड़ाती थी जो जानबूझकर बेवकूफ़ बनती थी। कहते हैं कि गरूर का सर नीचा होता है। सच ही कहते हैं। मुझे गरूर की सज़ा मिली। भांजे की खातर बाजी के घर अम्मी का आना जाना मतवातर रहने लगा। मुझे इसमें बहुत प्यार हो गया। उसी आमद रफ्त के दौरान कासम से मैं बेतकल्फ़ी हो गई। अब जब वो फारग होता, रात के मुझे फ़ोन करता, मैं गोया ऐसी इंतज़ार में होती कि झट फ़ोन उठा लेती। मैंने किताबें फ़ोन के पास टेबल पर रखी हुई थी। रात को पर्चों की तैयारी के बहाने सोफ़े पर फ़ोन के पास बैठी रहती। जब सारी दुनिया सो जाती, हमारे आरज़ू के दिए जल जाते। घंटों गुफ्तगू होती। इम्तिहान सर पर था मगर कैसी तैयारी और कहाँ की तैयारी। घर वालों के ख्याल में सारी सारी रात मैं पढ़ कर गुजारती या हम कुछ और ही सबक पढ़ रही थी। एक दिन बाजी के ससुर ने कासम को मुझसे बात करते देख लिया। उन्होंने बेटे को खूब डांटा। बाजी से भी कहा कि अपनी बहन को कहो फ़ोन ना उठाया करे। बाजी ने शोहर से कहा कि तुम अपने भाई को समझा लो, मेरी बहन को फ़ोन ना किया करे। हाँ, अगर ऐसी ही उल्फत हो गई है तो फिर अपने माँ बाप को राज़ी कर लो, मेरी बहन का रिश्ता मांग लो। डिप्लोमा कोर्स के लिए कासम लाहौर चला गया। उसके जाने के बाद कई दिन तक फ़ोन ना आया। मैं बेहद चैन थी। जब बेचैनी ने सुकून ना लेने दिया तो एक रात 2 बजे मैंने खुद उन्हें फ़ोन कर दिया। फ़ोन बाजी के ससुर ने उठाया। हेलो। तो मैं आवाज़ पहचान गई क्योंकि कासम से मिलती जुलती आवाज़ थी। सोचा ये कासम बोल रहा है। बनो नहीं कासम, सीधी तरह से बात करो, मैं लाइबा बोल रही हूँ। तभी उधर से बारोब आवाज़ आई। कासम नहीं, उसका बाप बोल रहा हूँ। उफ़ मेरे खुदा, मेरे पैरों तले से ज़मीन जैसे निकल गई हो। सर चुकराने लगा था। शर्मिंदगी से मैंने फ़ोन रख दिया। दुल्हा भाई, उनके वालिद ने बात की और अम्मी अब्बू को बुलवा लिया। दुआ कर रही थी कि खैरियत हो सब। कासम भी आया हुआ था। उससे पूछा गया, कहा तुम लाइबा को फ़ोन करते हो? उसने झूठी कसम उठाई कि मैं उसे फ़ोन नहीं करता। अम्मी बेचारी शर्म से बैठी थी। तभी बाजी के ससुर ने कहा, ठीक है, मेरा लड़का आपकी लड़की को फ़ोन करता है या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। जिस घर की एक बेटी मेरी बहू है, उसी घर की दूसरी बेटी को बहू बना कर लाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। कासम खामोश रहा। उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझा गया। अम्मी ने सुख का सांस लिया और मैं तो खुशी से फूले ना समा रही थी क्योंकि मुझे कासम पसंद था। क्योंकि वालदा अपने भतीजे आसफ़ से मेरा रिश्ता करना चाहती थी। उन्होंने मामू से वादा कर रखा था, लेकिन दरमियान में ये ऐसा ड्रामा हो गया, वो मजबूर हो गई। आसफ़ को इस बात का दुख पहुंचा कि अम्मी ने वादा खिलाफ़ी से काम लिया।
बचपन में रिश्ता तय करके तोड़ दिया। मामू ने नाराज़ होकर हमारे घर आना छोड़ दिया, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह ना थी। मैं बाजी के देवर से बात पक्की हो जाने की बहुत खुश थी। आसफ ने कभी मुझसे बात ना की थी। वो एक महकमे में अफसर था। हर माह तबादले होते रहते थे, कभी किसी शहर तो कभी किसी और शहर होता। हमारे यहाँ बहुत कम आता था, जबकि कासम से मेरी रोज़ शब्द फ़ोन पे बात होती। मैं उसे खुद से बहुत करीब महसूस करती। हमारी कोई बात छुपी ना रह। खुशी थी कि अल्लाह ने सुन ली। एक पुरसुकून घर के तसव्वुर से दिल मेरा झूम उठता था। मोहब्बत करने वाला जीवन साथी हासिल ज़िंदगी होता है। वक़्त तेज़ी से बीत रहा था। 2 साल गुजर गए। कासम इंजीनियर का डिप्लोमा लेकर घर आ गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं इतनी खुश थी कि अल्फाज नहीं इस खुशी की कैफियत में बयान कर सकूं। मेरी मोहब्बत की कहानी अंजाम से पहुंच गई। शादी में 1 माह रह गया। कासम ने मुझे तन्हाई में मुलाकात पुरस्कार शुरू कर दिया। हालांकि इससे कबल उसने 1000 बार फ़ोन पर बात की, मगर कभी तन्हाई में मुलाकात पर इसरार न किया। इसकी इस फरमाइश पर मैं हैरान रह गई। आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? कहा, मैं 4 हफ्तों बाद हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली हूँ। ज़रूरत है तब है तो तुम मुझसे इसराफ़ कर लो। एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा, ज़रूरी बात है, फ़ोन पे बता दो। उसने कहा, फ़ोन पे नहीं बता सकता। उसने मेरे कान खा लिए। 15 दिन तक मुसलसल वो फ़ोन पर यही बात करता कि ज़रूरी बात है, मेरी बात सुन लो, मुझे अकेले में एक बात मिल लो। ये मुमकिन नहीं है फ़हद, आखिर कहाँ मैं अकेले तुमसे मिलूँ। मैंने हर बार यही जवाब दिया, लेकिन वो कहता कुछ नामुमकिन नहीं। अगर इंसान चाहे तो राह से खुद ब खुद हमेशा जब किसी से लड़े इश्क मोहब्बत की बातें सुनती तो मैं मजाक उड़ाती थी कि ये सब फजूल है। आज लगता था खुद मजाक बनने जा रही हूँ, क्योंकि कासम का असरार बढ़ता ही जा रहा था। कब तक टालती? फिर वो वक़्त आ गया कि शादी की तारीख मुकर्रर हो गई और कार्ड भी छप गए। माइयाँ बैठे हफ्ता बाकी था तो कासम ने साफ कह दिया, अगर ना मिली तो शादी वाले दिन मैं कहीं चला जाऊंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि चंद दिन बाद इसकी हमेशा के लिए होने वाली हूँ और कासम अब किस तरह की बातें कर रहा है। सोचा क्या खबर कोई ज़रूरी बात हो। इसका असरार बढ़ता ही जा रहा था। मेरी एक सहेली अपने घर में अकेली थी। उसके वालिदैन फौत हो गए थे। वो एक स्कूल में टीचर थी। सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त घर को ताला लगा जाती और दोपहर को आकर खोलती। और रात के इस पहर जिसका घर साथ ही था उनके पास सोने चली जाती। मैंने आसमा को भेजा। वो आ गई तो उसको सारी बात बताकर मशवरा मांगा। वो बोली, कासम से मिलने में क्या हर्ज है? दरअसल तुम्हारा मसला ये है कि तुम उसे कहाँ मिलो। ऐसा करो, मेरे घर में तुम दोनों मिल लो, इसकी बात सुन लो वो क्या कहना चाहता है। आसमा की हिम्मत दिलाने पर मैंने कासम को फ़ोन कर दिया कि अब हमारे घर से 4 घर आगे आसमा के मकान में मुकर्रर वक़्त पर आ जाए, मैं भी आ जाऊंगी। ये सुनकर उसने सुकून का सांस लिया। बारहा यह सवाल चुका था, आखिर कौन सी ज़रूरी बात है जो मुझसे कहना चाहता है। जब कासम से मैं मिलने जा रही थी मेरे जहन में साफ़ सुथरे ख्यालात थे। अम्मी से कहा था महल्ले में ब्यूटी पार्लर है, वहाँ से मेहंदी लगाने वाली औरत का पता करना है। वो आसमा वाकफ़ है, घर आकर मेहंदी लगा जाएगी। आसमा आई तो बेधड़क उसके साथ चली गई। उसके मकान के पास ही कासम मुझे मुंतज़िर मिला। तुम लोग बात कर लो, मैं अभी आती हूँ। वो हमें अपने घर बैठा कर चली गई। जाते हुए दरवाज़ा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेना, कहीं फुफ्फा वगैरह ना आ जाएं। कासम ने फ़हद का बैरूनी दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। कासम सोफिया पर बैठ गया। हाँ कासम, कहो क्या ज़रूरी बात है जिसके लिए तुमने इस कदर इसरार किया? क्या मिलने पर मजबूर हो गई? पहले मुझे पानी पिला दो। मैं आसमान के किचन में गई, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल के लाई। पानी का गिलास उस मेज़ पर रख दिया जो सोफ़े के सामने रखी हुई थी। उसने गिलास को हाथ भी ना लगाया, जैसे किसी सोच में गुम हो। मैंने उसे खोया हुआ पाया तो सवाल किया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अक्सर मैं एक बात सोचता हूँ, मुझसे पहले कभी तुमने किसी और लड़के से? तो ये कैसा सवाल है? हैरान होकर मैं बोली, वैसे ही दिल में कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता तो परेशान हो जाता। मैं अक्सर लड़कियां गलत कर बैठती हैं क्योंकि छोटी उम्र नादानी की होती है। कासम, ऐसी बातें तुमने मुझे पूछने को यहाँ बुलाया था? सोच भी नहीं सकती कि तुम इस जहन के मालिक हो। मुझे बेहद दुख हुआ। देखो लाइबा, सब ही लड़कियाँ खुद को अच्छी कहती हैं, लेकिन इंसान फरिश्ते नहीं होते। मैं बस तुमको आजमाना चाहता हूँ।
میں اس کا مطلب نہ سمجھی اور سادگی سے اس کے منہ تکنے لگی۔ یہ کہ تو مجھے کتنی محبت کرتی ہو، کتنا کہاں مانتی ہو، آج اس کی آزمائش ہو جائے گی۔ میری سمجھ اس پر کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار تنہائی کا خوف مجھ پر طاری ہوا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تو میں نے جانا چاہا، مجھے روکنے لگا۔ میں نے ذرا سختی دکھائی تو وہ اپنے غصے میں آ گیا۔ اب میں پشیمان ہو رہی تھی کیونکہ میں اس سے ملنے آ گئی، اگرچہ اندر سے میں کانپ رہی تھی، مگر ابھی میرے اوسان بحال تھے۔ تو میری ہو چکی ہو، پھر کیوں مجھ سے اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے سوچ لیا تھا چاہے جان چلی جائے خود پر آنچ نہ آنے دوں گا، جب تک کہا کہ دو بول نہ پڑھائے جائیں۔ محبوب بھی غیر ہی ہوتا ہے، یہ میری سوچ تھی، کیونکہ والدین نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم سے بھی روشنا کروایا تھا۔ محرم اور نامحرم کا مطلب بھی میں خوب سمجھتی تھی۔ میں جانے لگی، اس نے راستہ روکا۔ تو میری امانت تو آج بھی میری ہو، کل بھی میری ہو، تو جانے اتنی کی کیا جلتی ہے؟ ابھی ٹھہرو۔ میں نہیں ٹھہر سکتی۔ میرے انکار پر وہ عدم پر اتر آیا۔ کہا نہیں مانا تو میں شادی نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ اس بات کا کیا مطلب؟ میں رونا شروع ہو گئی، مگر اس پر رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مگر اس پر رونے کا اگر آج نہ کروں گی، کل بھی یوں ہی مجھے رد کر دو گی؟ دراصل تم ایک ضدی لڑکی ہو، مجھے ضدی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس روز مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی، مرنے میں تمنا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی وقت آسماں آ جائے اور معجزہ ہو جائے۔ اسی وقت آسماں آ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ قاسم کا موڈ خراب تھا، نہ جانے وہ کس بات پر مجھ کو آزمانا چاہتا تھا۔ بوجھل قدموں سے اسے آسماں کے گھر سے جانا پڑا۔ شاید وہ مجھے آزما رہا تھا۔ میں اپنی عزت کو عزیز رکھنے والی لڑکیوں میں سے ہوں۔ وہ چاہتا تو تھا مجھ پر فخر کر سکتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا الٹا رد عمل سامنے آیا۔ جبکہ دعوت نامے بڑھ چکے تھے، کارڈ تقسیم ہو گئے تھے، قاسم نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے والدین اور میرے والدین سب ہی سکتے میں آ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ باجی بھی سن ہو گئی تھی۔ سب نے سمجھایا، لیکن اس سنگ دل پر کسی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ باپ کا غصہ اور نہ ہی ماں کی منت سماجت کام آئی۔ میری بہن کے رونے نے بھی اثر نہ دکھایا، اور نہ ہی دلہا بھائی کی دھمکیوں سے وہ ڈرا۔ الٹا مجھ پر تہمت ڈرتی کہ وہ لڑکی شادی سے پہلے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے، وہ سب کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ قاسم نے مجھے میری پاک دامنی کی کتنی بھیانک سزا دی۔ شادی سے ہفتہ پہلے میری خواہشات کی قبر بنا ڈالی۔ والدہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے امی جان کو سارا ماجرا بتا دیا کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا تھا، تب ہی اکیلے ملنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ افسوس نہ کریں، آپ کی عزت خاندان بھر میں خاک نہیں ملی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے اپنی عزت بچا لی جو خود بد کردار تھا، جو میرے بارے میں بڑی بڑی باتیں سوچتا تھا۔ ذرا سوچیے، اگر شادی کے بعد وہ میری پاک دامنی پر شک کرتا، مجھے اس بات کا تانا دیتا کہ اکیلے مکان نے اس کی عزت کا تحفظ نہیں کیا، تب کیا ہوتا؟ وہ مجھے بعد میں ضرور طلاق دے دیتا۔ شکر ہے میں بچ گئی۔ خدا جانے وہ کن خیالات کا پجاری تھا۔ امی کو میری بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے سچ اگل دیا کہ ہم اس غلط انسان سے بچ گئے۔ 2 سال بعد ایک روز ماموں جان گھر آئے اور امی سے کہا کہ لائبہ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس پر اللہ کی کچھ مصالحت تھی، اب دوبارہ رشتہ ہم جوڑ لیں تو کیا برائی ہے؟ میری شادی آصف سے ہو گئی۔ آصف اعلیٰ عہدے پر فائز تھے کہ لڑکی ایسے جیون ساتھی کا تصور کرتی ہوں گی۔ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں ایک پاک دامن لڑکی تھی جس کا صلہ خدا نے شوہر کی محبت کے بدلہ دیا۔ جبکہ قاسم دھوکے باز اور دھوکہ ہی ملا۔ اس نے شادی جس لڑکی سے کی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یوں وہ بدقسمت انسان برباد ہی رہا۔ اس کی دوسری شادی بھی ناکام رہی اور وہ وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ شادی کے 10 سال بعد میں امریکہ چلی گئی۔ میرے شوہر نے یہاں کی سکونت کے لیے درخواست دی۔ جب وہ ریٹائر ہو گئے تب یہ درخواست قبول ہو گئی۔ اب وہ کسی بھی ملک میں سکونت اختیار کرنے کے لیے آزاد تھے، لہٰذا ہم لوگ ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ہم کو یہاں آئے ہوئے 10 برس ہوئے تھے کہ ایک روز باجی نے فون کیا، لائبہ، قاسم امریکہ کے اسی شہر میں رہتا ہے جہاں تم لوگ رہتے ہو سکے تو اس کا پتہ کروانا۔ میں نے آصف کو بتایا تو انہوں نے پتہ کروایا۔ قاسم یہاں ایک دوست کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ یہ معلوم کر کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ بہرحال اس کا پتہ کھوج کر میں نے باجی کو بھیج دیا، کیونکہ باجی ساس اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان رہتی تھی اور اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ بھی نہ رکھتا تھا۔
ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی۔ اتفاق سے قاسم وہاں موجود تھا۔ مجھ کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لی جیسے وہ کافی شرمندہ ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا جیسے وہ کافی افسردہ تھا اور بہت پچھتا رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے بات آصف کو بتایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی نظروں میں عورت کی عزت کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، ورنہ انجام برا ہوتا۔ اس پر وہ مسکرا کر بولے، اب بلا بھی دو اس بات کو، تمہیں کسی کی کیا فکر، تم اپنی زندگی اچھی گزار رہی ہو اور تمہیں اتنا پیار کرنے والا شوہر نصیب ہوا۔ بے شک آصف اچھا جیون ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے آصف کی صورت میں ایک فرشتہ نما شخص دیا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔